बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें चार मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनते हैं, बल्कि पांच बनते हैं। ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं और सल्फेट्स हैं। पांच हैं। इन पांच मुख्तलिफ कंपाउंड्स की हम जर्नल जो है इनकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर क्या है, पूरे ग्रुप में नीचे की तरफ जाएं तो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, वो डिस्कस करेंगे। ये अगर बेसिक सोल्यूशन है तो उनकी बेसिसिटी कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है। फिर अगर उनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर दें तो ये जल्दी डिकम्पोज होते हैं या देर से होते हैं और कैसे हैं, क्यों हैं। तो ये सारी डिस्कशन इसमें है। फर्स्ट हम बात करते हैं ऑक्साइड्स के बारे में। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, आपकी वैसे एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके ना लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बनते हैं क्योंकि काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स बन जाते हैं, हेडिंग्स वगैरह भी। तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये होते हैं मोस्टली। ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है। अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन वो कुछ ही इनमें से हैं जो बहुत थोड़ी हैं, उनके नीचे ना मटेरियल थोड़ा है तो वो शॉर्ट में ही आएगा। जो ज़्यादा लंबे चौड़े हैं तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो ऑक्साइड्स में पहले हम बात करते हैं अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स में। फर्स्ट जो है कि इनका अल्कलाइन सोल्यूशन ये बनाते हैं। ये फर्स्ट लाइन में लिखें, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन है। अल्कली सोल्यूशन क्यों बनाते हैं कि ये ऑक्साइड जब पानी के साथ मिक्स होते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे लिथियम ऑक्साइड पानी से मिलके लिथियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, सोडियम परऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड होगा, पानी से मिलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। तो यानी जितने भी ये ऑक्साइड्स हैं या परऑक्साइड्स भी हैं, क्योंकि हमें पता है लिथियम ही था जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बाकी सोडियम परऑक्साइड है, उससे आगे सारे सुपर ऑक्साइड है। तो ये पानी के साथ मिलके हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, बेसिक सोल्यूशन देते हैं, ये सारे के सारे देते हैं। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि इनका पानी के अंदर इनका जो सोल्यूशन होता है वो बेसिक है हाइड्रोक्साइड के बनने की वजह से। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी क्यों बेसिक है तो ये हम रीज़न दे सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ये इक्वेशन बना के हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये जो अल्कली मेटल के ऑक्साइड पानी के साथ मिलते हैं ना, ये एसिड बेस रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। यानी कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है बल्कि ये एसिड बेस रिएक्शन है। एसिड बेस इस तरह है कि जैसे ये लिथियम ऑक्साइड ले लें तो ये लिथियम ऑक्साइड एक्ट कर रहा है एज अ बेस, और वाटर आपको पता है ये होता है ना एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक की हमने बात की थी, ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड आए तो उसके साथ भी मिल जाते हैं, बेस आए तो उसके साथ भी मिल जाते हैं। तो पानी जो है वो एम्फोटेरिक नेचर है, वो एसिड के साथ भी इंटरेक्ट कर लेता है, वो बेस के साथ भी कर लेता है, तो इसको हम एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो वाटर है ये लिथियम ऑक्साइड के साथ मिलता है। लिथियम ऑक्साइड अब बेस बनेगी तो वाटर एसिड बनेगा और इनके रिएक्शन से ये लिथियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस वजह से हम क्या, अब इनमें अगर एक तो ये होगा कि ये एक बेस बना है, दूसरा एसिड बना हुआ है, नंबर वन। नंबर टू पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज हो ना तो फिर हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुई है किसी की या रिडक्शन हुई है। अब यहाँ पे इसमें आप ऑक्सीजन देखें, लिथियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 है, इधर वाटर में भी -2 है, तो उधर लिथियम हाइड्रोक्साइड में भी ऑक्सीजन -2 ही है। हाइड्रोजन +1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी, रेक्टेंट साइड पे भी जो हाइड्रोजन है वो +1 है। लिथियम यहाँ +1 है रेक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी +1 है। यानी किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, इस वजह से ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, या एमसीक्यू भी हो सकता है कि इस मेटल के ऑक्साइड जब पानी में मिलते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन है। ये एमसीक्यू हो गया। और शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ये एसिड बेस है या रिडॉक्स है, या एसिड बेस रिडॉक्स क्यों नहीं है, या एसिड बेस ही है तो क्यों है। तो उसमें फिर हम ये एग्जांपल दे के बताते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की चेंज नहीं होती। अच्छा, बेसिक जो रिएक्शन है असल में वो ये होता है कि जो ऑक्साइड आयन होता है, जैसे लिथियम ऑक्साइड पानी में गया तो आयोनाइज हुआ, लिथियम आयन अलग हो गए, ऑक्साइड आयन अलग हो गए। तो असल में ऑक्साइड आयन जो है वो पानी के साथ रिएक्शन करता है, उसको डिकम्पोज कर देता है किसके अंदर, हाइड्रोक्साइड के अंदर। वाटर को तोड़ के हाइड्रोक्साइड आयन बना देता है। और ये हाइड्रोक्साइड आयन अपने जो साथ ही इसका ऑक्साइड के साथ जो कैटायन था, जैसे लिथियम ये सोडियम जो भी है, उसके साथ फिर मिल के इस तरह बेसिक सोल्यूशन बना देते हैं।
तो ये भी एमसीक्यू में हो सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि जनाब बेसिक जो रिएक्शन है जब ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड को पानी में ऐड किया जाता है तो बेसिक मेन रिएक्शन कौन सा होता है, उस रिएक्शन को एक्सप्लेन करें तो ये फिर हम लिख सकते हैं। उसके बाद है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अल्कली मेटल ऑक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाए तो अल्कली मेटल्स का जो बेसिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। इसको यहाँ पे ये मैंने लिखा जी, ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो एंड देयर बेसिसिटी आर सॉल्युबिलिटी, बेसिसिटी भी इंक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ग्रुप में नीचे की तरफ जाएं तो बेसिसिटी भी इंक्रीज हो रही है, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? नंबर वन, साइज बड़ा होता जा रहा है, नीचे जाए नंबर ऑफ शेल ज्यादा आते जा रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है। नंबर टू, इंक्रीज इन मेटालिक करेक्टर, मेटालिक करेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। और नंबर थ्री पे डिक्रीज इन लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज हो रही है। असल वजह यह है कि लेटेस्ट एनर्जी कम होने, लेटेस्ट एनर्जी यही थी ना जो आयंस को तो जोड़ के रखती। तो नीचे जाए साइज बड़ा हो रहा है, लेटेस्ट एनर्जी कम हो रही है, वो जैसे ही पानी में जाते हैं पानी को उनके पानी के लिए इन आने वाले ऑक्साइड को तोड़ना आसान हो जाता है क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी कम हो गई है। तो इस वजह से हम कहते हैं जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएं साइज बड़ा होने से लेटेस्ट एनर्जी कम हो गई, जिसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई और उनकी जो बेसिसिटी है, बेसिक करेक्टर है, वो भी इंक्रीज हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और ये आपका एमसीक्यू भी हो सकता है कि इसका ट्रेंड क्या है पीरियड में, ग्रुप में। उसके बाद है जी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि आया भी हुआ है जी। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का यूज क्या है ना, यूज क्या होता है इसमें? कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग यूज इन ब्रीदिंग इक्विपमेंट। जो सांस लेने वाला इक्विपमेंट होता है, वो सिलेंडर वगैरह जो होता है उसके अंदर इसको रखते हैं उसकी, और वो यूज करते हैं फॉर माउंटेनियर्स, जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, जो सिलेंडर्स वगैरह लेके जाते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। या स्पेस क्राफ्ट में जो लोग जाते हैं स्पेस में एस्ट्रोनॉट बन के, तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं। करते क्यों है कि इट हैज़ द एबिलिटी टू अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड वाइल गिविंग आउट ऑक्सीजन एट द सेम टाइम। कि वो जो हम वहाँ ऑक्सीजन तो साथ लेके गए हुए हैं, लेकिन ऑक्सीजन की तो लिमिटेड अमाउंट होती है जो वो सिलेंडर में ले गए या जो भी पैक करके ले गए। तो कहते हैं वो जो ऑक्सीजन का सांस लेंगे फिर वो जब सांस बाहर निकालेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है आपकी, उसी को पोटेशियम सुपर ऑक्साइड दोबारा रिएक्शन करके पोटेशियम कार्बोनेट में बदल देता है और ऑक्सीजन के 3 मालिक्यूल रिप्रोड्यूस कर देता है। यानी 2 मालिक्यूल CO2 के लेके 3 मालिक्यूल ऑक्सीजन के प्रोड्यूस कर देता है। ये आपका पोटेशियम पर सुपर ऑक्साइड जो है इसकी ये एबिलिटी है। तो इस वजह से इसको फिर ब्रीदिंग इक्विपमेंट में या एस्ट्रोनॉट साथ लेके जाते हैं कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं वो दोबारा ऑक्सीजन में बदल दी जाए ताकि हमारे लिए सांस लेना देर तक आसान हो जाएगा। ये बातें, ये यहाँ तक बातें हमने की हैं जी अल्कली मेटल के हवाले से। ठीक हो गया। अब आगे अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं। उसमें पहला है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दोनों का ट्रेंड सेम है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों की बेसिसिटी और सॉल्युबिलिटी नीचे की तरफ जाएं तो बढ़ती है, और रीजन वही सेम है कि साइज बड़ा हो रहा है, लेटेस्ट एनर्जी कम हो रही है। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी अल्कली मेटल ऑक्साइड्स की इंक्रीज हो रही, क्यों इंक्रीज, वो रीजन हमने बता दी। ये एमसीक्यू शॉर्ट दोनों में आ सकता है। अब वो आगे उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि जो पहले दो मेंबर हैं ब्रीलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनकी ये पानी में हल नहीं होते। उसके बाद कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है या बेरियम है, ये पानी में हल हो जाते हैं और पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। उसके बाद है जो बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड अल्कलाइन अर्थ मेटल आल्सो इंक्रीज डाउन द ग्रुप, उसकी रीजन भी सेम हो गई। और ये लास्ट पॉइंट ये अलग से शॉर्ट भी हो सकता है कि सेकंड ग्रुप जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो भी अल्कलाइन सोल्यूशन बना रहे हैं, अल्कली मेटल के ऑक्साइड भी बनाते हैं। लेकिन आपको पता है अल्कली मेटल्स का साइज बड़ा है ना, इससे पीछे पीरियड में उनका साइज बड़ा होने की वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी और बेसिसिटी दूसरे ग्रुप वालों की सॉल्युबिलिटी और बेसिसिटी से ज्यादा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाती हैं, उनका बेसिक करेक्टर भी ज़्यादा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। उसके बाद है जी
बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पास पेपर में कई दफ़ा ये सवाल आया कि बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होता है, कि इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं। एम्फोटेरिक मतलब एसिड और बेस दोनों के तौर पे बिहेव कर सकता है। तो ये जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बेस बनेगा और एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना देता है, लेकिन जब इसको बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये एसिड के तौर पे बिहेव करेगा, तब भी साल्ट और वाटर बना देता है। सोडियम बेरिलाइट है और वाटर। ये आप देखेंगे ना उसमें आपका जो पीछे हमने बात की थी ना बेरिलियम वाली, एक रिएक्शन पड़ा था बेरिलियम का पेकुलर बिहेवियर में कि वो अल्कली के साथ रिएक्शन शो कर लेती है। ये रिएक्शन था, बेरिलियम अल्कली के साथ रिएक्शन करके बेरिलाइट बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो वो अब से यही रिएक्शन वहां पे भी है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे बेरिलियम अकेली है तो प्रोडक्ट भी सिर्फ H2 का है। वहां पे आपका बेरिलियम ऑक्साइड बन गया तो प्रोडक्ट भी H2O हो गया। बाकी ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 लगा हुआ है, वहां भी ऐसे ही है, और Na2BeO2 लिखा हुआ है सोडियम बेरिलेट, और ये वहां पे भी ऐसे ही है। ये दोनों आपके सेम है, सिर्फ Be की जगह BeO आया, बेरिलियम ऑक्साइड आया, तो H2 की जगह H2O बनना शुरू हो गया। ये देखिए 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां भी थे, यहाँ भी हैं, Na2BeO2 वहां भी था, यहाँ भी है, सिर्फ यहाँ बेरिलियम ऑक्साइड आया तो H2 की जगह H2O आ गया। बस यही फर्क है, इस तरह आपको याद रखना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं हाइड्रोक्साइड्स की। अब आपने जो बात डिस्कस की है ऑक्साइड के हवाले से, क्या के सॉल्युबिलिटी और बेसिसिटी की बात की है, वही सेम बात हाइड्रोक्साइड पे भी है। यानी ऑक्साइड्स की भी हमने बात की, ये ऑक्साइड्स की कि डाउन द ग्रुप जाएं तो उनकी बेसिसिटी या सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, वजह साइज बड़े हो रहे हैं, लेटेस्ट एनर्जी कम हो रही है। हाइड्रोक्साइड में भी ऐसे ही है। ये हाइड्रोक्साइड्स के वाले से कि अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो हैं इनकी भी बेसिसिटी या सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, और उसकी रीज़न भी क्या है कि साइज में इंक्रीज है और लेटेस्ट एनर्जी में डिक्रीज है। ये दोनों की रीज़न सेम है, सॉल्युबिलिटी और ट्रेंड की ना, सॉल्युबिलिटी और बेसिसिटी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों का डाउन द ग्रुप जो है तो इंक्रीज है, और वजह भी सेम है कि साइज बड़ा हो रहा है, लेटेस्ट एनर्जी कम हो रही है। अब पहले बात करते हैं अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स पे कि ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है ना तो वो तो सॉलिड ही होंगे और क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। और ये पानी में भी बहुत ज़्यादा हल होते हैं, वेरी सॉल्युबल इन वाटर हैं सारे के सारे, सिवाय लिथियम हाइड्रोक्साइड के, कि लिथियम हाइड्रोक्साइड अपने ग्रुप में बिल्कुल टॉप पे है, उसका साइज छोटा है तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन बाकी सारे हाइड्रोक्साइड जो हैं वो पानी में आसानी से हल हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। उसके बाद है जी, यहाँ पे जो टर्म लिखे है ना कि द अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक हो गया। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, दे आर, दूसरी लाइन में, दे आर जनरली डीलिकोसेंट एंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। डीलिकोसेंट आपने नाम सुना होगा हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड का या डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड या डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम कहते हैं ना कि जो आपके होते हैं कंपाउंड पानी को जज़ब कर लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड भी वही होते हैं जो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी वही होते हैं, डीलिक्विसेंट सॉलिड जो होते हैं उनको भी वही वही काम होता है कि वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब फर्क सिर्फ ये है, थोड़ा सा फर्क है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जनरल टर्म है ना, कि जो भी चीज़ पानी को अब्जॉर्ब कर ले वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। उसके नीचे फिर 2 क्लासें बनती हैं, एक बनती है हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड की, एक बनती है डीलिक्विसेंट सॉलिड की। एक हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड की और एक डीलिक्विसेंट सॉलिड की बनती है। अब इन दोनों में फर्क सिर्फ थोड़ा सा ये है कि जो होता है ना हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड, वो है जो पानी को अब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसकी पानी में कुछ न कुछ जो है ना वो पानी में हल नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता, वैसे का वैसे ही रहता है।
लेकिन जो डीलिक्विसेंट सॉलिड होता है ये पानी को जब वो अपने साथ जज़ब करता है अपने अंदर, तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ इसकी सॉल्युबिलिटी होती है जिसकी वजह से उसके अंदर हल होना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप ये सिलिका जेल वगैरह होती है ना, मेडिसिन लें तो उसके अंदर एक छोटी सी वो टैबलेट वगैरह की गोलियों की बोतल में छोटा सा होता है, वो छोटी सी बोरी डाली होती है, ऊपर लिखा होता है डू नॉट ईट और डेंजरस या इस तरह। तो वो असल में सिलिका जेल होता है, छोटे छोटे वो होते हैं दाने की शक्ल में। वो हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है कि मतलब वो पानी को जज़ब कर लेगा लेकिन खुद उसके अंदर हल नहीं होता, क्योंकि वो मैक्रोस्कोपिक होता है, बड़ा मालिक्यूल होते हैं, पानी के अंदर हल नहीं हो पाते। वो सिर्फ पानी को जज़ब कर सकता है, पानी के अंदर हल नहीं होता, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड को। तो जो डीलिक्विसेंट सॉलिड होते हैं ये वो होते हैं कि जो पानी को जज़ब तो करते हैं लेकिन उसके अंदर सॉल्युबिलिटी होने की वजह से कुछ ना कुछ अपने आप को, मतलब ये हल भी होना चाहिए, चिपचिपे से हो जाते हैं। ये पानी ये जज़ब करेंगे ना, तो अगर ये सॉलिड आप देखेंगे इसको तो वो चिपचिपे हो जाते हैं। कभी आपने देखा हो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह ना, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप लेबॉर्ट्री में इसका सोल्यूशन वगैरह बनाते हैं या सॉलिड शक्ल में लिया हो इसको, तो उसको देखें ना, थोड़ी देर आप बाहर वैसे इस तरह हवा में रख दें उसको, तो वो मॉइस्चर उसमें आ जाता है। तो जो मॉइस्चर आता है ना उसमें वो चिपचिपे हो जाते हैं, उनकी सरफेस जो होती है वो गीली गीली सी हो जाती है, तो उसको फिर हम नाम देते हैं डीलिक्विसेंट सॉलिड का। ओके, नेक्स्ट है जी, ये अब जनरल बात होगी। एक तो ये हाइड्रोक्साइड, अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड पे कि वो उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, सारे के सारे पानी में हल होते हैं, और नेचर क्या है कि डीलिक्विसेंट सॉलिड होते हैं, पानी को जज़ब कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं। अब अगली बात है इनकी सॉल्युबिलिटी की ना। अब इन ये जो आपके अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड है ये तो सारे के सारे सॉल्युबल हो गए ना, उसने ऊपर लिख दिया वेरी सॉल्युबल इन वाटर, सारे के सारे पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं सिवाय लिथियम के जो ज़रा कम सॉल्युबल होता है। लेकिन जनरल जो ट्रेंड है नीचे की तरफ जाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जरूर जा रही है, चाहे सारे सॉल्युबल हैं लेकिन नीचे जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जरूर रही है। उसकी वजह वही है कि साइज बड़ा हो रहा है, लेटेस्ट एनर्जी कम हो रही है। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल को के हाइड्रोक्साइड्स को देखते हैं तो वो सारे पानी में हल नहीं होते, उसमें कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, और उनकी सॉल्युबिलिटी भी डाउन द ग्रुप जाए तो इंक्रीज होती है। रीजन उनकी भी सेम ही है कि नीचे जाए तो साइज बड़ा हो रहा है, लेटेस्ट एनर्जी कम हो रही है। अब जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, ये सबसे ऊपर वाला मेंबर है और ये पानी में बिल्कुल हल नहीं होता। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये साथ साथ हैं, ये पानी में स्पेरिंगली सॉल्युबल, हल्के से हो जाते हैं हल। जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, स्टांशियम और बेरियम है नीचे वाले, ये बहुत ज्यादा पानी में हल हो जाते हैं। तो दिस इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी क्यों है? ड्यू टू लो लेटेस्ट एनर्जी ऑफ हाइड्रोक्साइड विच इज इन टर्न ड्यू टू हाई आयनिक साइज। कोई बात जो हमने की कि नीचे जाए साइज बड़ा हो रहा है, लेटेस्ट एनर्जी कम हो रही है, जिसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। अब ये तो हो गया सॉल्युबिलिटी की बात दोनों की। अब आगे आ जाता है स्टेबिलिटी की बात। स्टेबिलिटी मतलब कि हाई टेम्परेचर दें, हीट करें तो वो उनकी डीकम्पोज होने की पावर है कि नहीं है। तो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, हीट मतलब इनको हीट दें तो ये टूटते नहीं है, सिवाय लिथियम हाइड्रोक्साइड के कि ये इसको हीट दें तो ये नीचे जैसे रिएक्शन लिखा हुआ है ये डीकम्पोज हो के लिथियम ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, लिथियम ऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम है वो भी हीट करें तो डीकम्पोज हो जाते हैं, मतलब वो ऐसे नहीं है कि वो डीकम्पोज ना हो। तो यहाँ मैग्नीशियम की उसने एग्जांपल दी है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हीट करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है। तो ये स्टेबिलिटी आ गई कि जितने हाइड्रोक्साइड जो आपके अल्कली मेटल्स के हैं वो कोई भी टूटता नहीं है सिवाय लिथियम हाइड्रोक्साइड के, और बाकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और उनकी वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो ऐसे हैं वो डिकम्पोज होकर मैग्नी ऑक्साइड में और वाटर में बदल जाते हैं। उसके बाद यूजेस आ जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लें वाटर में तो उसको बोलते हैं लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में हल करते जाएं जितना हल हो सकता है तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है उसको हम नाम देते हैं लाइम वाटर का। और ये लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है एज ए टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, नंबर एक। और नंबर दो, ये
जो है वाइट वॉश के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं इसको। वाइट वॉश जो हम सफ़ेदी वगैरह करते हैं ना दीवारों के ऊपर, तो वो उसमें हम ये इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेके उसको बना के यूज़ किया जाता है। उसके बाद है सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसको अगर पानी में हम सस्पेंड कर लें, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे हल तो नहीं होता, तो सस्पेंशन उसकी है, तो सस्पेंशन बना लें उसकी, तो उसको नाम देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम देते हैं। और इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इन स्टमक। ये स्टमक की एसिडिटी के लिए इस्तेमाल होता है। ये कभी आप एसिडिटी हो जाए ना तो वो आपको गोलियां देते हैं, ये टैबलेट्स होती हैं कि ये आप खाएं तो वो आपकी एसिडिटी जो है वो ठीक हो जाएगी स्टमक की। वो असल में मैग्नीशियम ऑक्साइड की टैबलेट होती हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसकी वो टैबलेट होती हैं, जो वो हमें दी जाती हैं, और हम उसको खाते हैं तो अंदर जाके वो एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट वाटर बना लेते हैं और एसिड को काफ़ी हद तक न्यूट्रल कर लेते हैं, तो एसिडिटी हमारी कम हो जाती है। ये हो गया जी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स में। अब इसके हवाले से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एमसीक्यूज तो इस टॉपिक में से, इन दो में से नहीं है अभी जो एक्सरसाइज में हो। वैसे जो बनते हैं वो यहाँ लिखे हुए, वो आपने एमसीक्यू ज़रूर देख लेने, आपकी बुक में से बनाए हुए सारे। अच्छा, इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन, कोई भी नहीं है इसमें तो। जो आपका एक्सरसाइज के हवाले से भी कोई नहीं है, और पास पेपर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट जो है ना इसमें कोई नहीं लग रहे। बस ये वैसे जो है ना ट्रेंड वाले, ये आप ज़रूर कर लें। जैसे ये पहले 42 में वाई बेसिसिटी आर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, ये आ गया। फिर इसी तरह बेसिसिटी और सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों की रीज़न सेम ही है। इस तरह हाइड्रोक्साइड्स की इंक्रीज क्यों है, और इसी तरह हाइड्रोक्साइड और अल्कलाइन अर्थ मेटल उनकी सॉल्युबिलिटी या बेसिसिटी इंक्रीज क्यों है, तो वो दोनों की रीज़न जो है वो सेम ही, चारों की, ऑक्साइड्स की भी और हाइड्रोक्साइड्स की भी, अल्कली मेटल की, अल्कलाइन अर्थ मेटल की, सब की सेम ही आ जाती है। बाकी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ये बनाए ज़रूर हैं, आप एक दफ़ा ज़रूर देख लें, लेकिन पास पेपर के हवाले से ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे। ये एमसीक्यू ज़रूर ही आए हुए पास पेपर में। कैल्शियम ऑक्साइड जो मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं और किस लिए यूज़ होता है, इस तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है और ये किस लिए यूज़ होता है। हाँ, एक इसमें एक्सरसाइज में आपका सवाल था, यहाँ से मैं खास ये नीचे आ गया। इस टॉपिक में से ना एक सवाल ये बनता है, व्हाट हैपन्स व्हेन, ये दूसरा पार्ट, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड टू रेड हार्ट। अगर हम लिथियम हाइड्रोक्साइड को हीट करें, रेड हार्ट करें, तो फिर उसमें क्या होता है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट करते हैं तो हमने अभी पढ़ा डिकम्पोज हो जाते हैं लिथियम ऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, आल्सो गिव केमिकल इक्वेशन और हाउ प्रेजेंस ऑफ CO2 इज टेस्टेड। अभी हमने पढ़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस में कि उसने कहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एंड इज यूज टू एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टेस्ट के लिए कैसे इस्तेमाल होता है, ये उसको ये इसी का शॉर्ट क्वेश्चन बनाया कि जब आप CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करते हैं ना लाइम वाटर में से, तो इनके रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये पानी में हल नहीं होता, ये होता खुद ये वाइट कलर का होता है, यानी मिल्की कलर का होता है, और पानी में हल भी नहीं होता। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कलरलेस था सोल्यूशन, ये बिल्कुल वाइट कलरलेस सोल्यूशन, ट्रांसपेरेंट है जैसे पानी होता है। लेकिन जब CO2 उसमें से पास की तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनने की वजह से वो मिल्की हो गया, वाइट कलर का हो गया। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे मौजूद है कि नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टेस्ट करने के लिए उसकी प्रेजेंस को कि है ये नहीं है, तो हम इस टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। इसे लाइम का टेस्ट भी आप ये सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल्स करेंगे ना, तो उनमें प्रैक्टिकल्स में आपका ये है साल्ट एनालिसिस है।
तो उसमें हमारे पास कुछ रेडिकल ऐसे होते हैं जिनको हम चेक करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चेक करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम ये टेस्ट इस्तेमाल करते हैं कि वो जो टेस्ट ट्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम मूव करवा लेते हैं उसके अंदर, तो उसको लेके जाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की टेस्ट ट्यूब में लिया होता है पहले से, उसके अंदर से उसको पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। तो हम कहते हैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल्की होने की वजह से, इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा हुआ है पेपर के हवाले से क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट। उसके बाद है ये एक्सरसाइज का सवाल है, वाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की विद CO2 बट बिकम्स क्लियर विद एक्सेस ऑफ CO2। यानी उसमें से CO2 पास करें तो पहले मिल्की हो जाता है, लेकिन जब और ज्यादा CO2 पास करते हैं तो मिल्कीनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो फिर वाइट हो जाता है। तो उसकी वजह बता दें। तो कहते हैं जब CO2 गैस पास थ्रू लाइम वाटर, पहली बात वही आ गई कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और पानी बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में हल नहीं होता, मिल्की कलर का होता है, इस वजह से सारे सोल्यूशन का कलर मिल्की हो जाता है, वाइट हो जाता है। लेकिन जब हम एक्सेस CO2 उसी में से पास करते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर तो बना हुआ था, उसी में से CO2 को पास करते हैं तो वो कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता है। अब जितने बाई कार्बोनेट पानी में हल हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जितने भी है, ऑल द बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जितने भी बाइकार्बोनेट सारे पानी में हल हो जाते हैं। तो जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये पानी में हल हो जाता है। तो ये जब पानी में हल होगा तो फिर वो दोबारा से वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सा सोल्यूशन बन जाएगा। तो यानी पहले ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, CO2 आने से वो मिल्की हो गया कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से। लेकिन जब CO2 उसमें से हम और एक्सेस में पास करते रहे तो वही कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में यानी बदल गया, नेक्स्ट आ गया अगले स्टेप में। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये फिर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनाता है, जिसकी वजह से मिल्की कलर खत्म हो जाता है। ये एक्सरसाइज का सवाल है। उसके बाद ये 64 शॉर्ट क्वेश्चन, ये वैसे बनाया हुआ है, एक्सरसाइज का तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर है। जो भी हमने बात की कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को ब्रीदिंग इक्विपमेंट में क्यों यूज़ करते हैं, कि ये CO2 के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है, इस वजह से इसको यूज़ करते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन 65 वाला वेरी इंपॉर्टेंट, पास पेपर में आया हुआ है, एक्सरसाइज में तो नहीं है लेकिन पास पेपर में ये सवाल रिपीट हुआ हुआ है एक दो दफ़ा, कि बेरिलियम ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक होता है उसके हवाले से उसका रिएक्शन बता दें। तो बेरिलियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि वो एसिड बेस दोनों के तौर पे बिहेव कर सकता है। तो अगर बेस के तौर पे बिहेव करे तो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट वाटर, और अगर ये एसिड के तौर पे बिहेव करे तो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना देते हैं। उसके बाद है 66 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी खुद से मैंने बनाया हुआ है। वो अभी जो हमने बात की कि जो मेटल के ऑक्साइड जब पानी में हल होते हैं तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है बल्कि एसिड बेस रिएक्शन है, जिसमें मेटल ऑक्साइड बेस के तौर पे एक्ट करता है और वाटर जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के तौर पे एक्ट करता है। और इन एसिड और बेस के मिलने से हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है। व्हाट इज मिल्क ऑफ लाइम, ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए, पास पेपर में तो नहीं आए लेकिन MCQ में मैंने आपको बताया सवाल ये आए हुए। ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है, एक्सप्लेन द ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्साइड बना दे। ये वैसे नोट्स ना मैं साथ साथ रिवाइज कर रहा हूँ, ये इसमें काफ़ी चीज़ें ना मैंने ऐड की हैं। तो ये जैसे मुकम्मल होगा ना चैप्टर, तो वो जो नया होगा ना चैप्टर वो फिर आपको मैं मेल कर दूंगा। तो आप फिर बाद में उसी का प्रिंट शेयर लेके ना तो उससे अपनी तैयारी वगैरह करते रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन उसमें और काफ़ी कुछ एक दो शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। एक्सरसाइजेस के सवाल तो पहले से ही आए हुए हैं, उसका मसला नहीं है, वो इस नोट्स में भी है उसमें भी है। लेकिन इसमें लॉन्ग, जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग्स नहीं बनी, तो मैंने अब जो नए इसको जो रखी है उसमें मैंने हेडिंग्स बना दी। तो वो जैसे पूरा हो जाए ना, वो चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे ना जब, तो सारी जो और चेंजेस आनी है वो सारी हो जाएंगी। तो फिर वो जो नया होगा फॉर्मेट वो फिर आपको मैं इस तरह ये व्हाट्सएप कर दूंगा, तो उससे आप फिर लेके तो तैयारी वगैरह अपनी अच्छी तरह कर लेंगे। चलें जी, आज इतने करते हैं दो, बाकी इसके 3 पार्ट्स हैं वो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह करेंगे।